की जानकारी दे रहे हैं। 6 बजे से अपडेट के साथ साथ 7 बजे से जब पोलिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक की तमाम बड़ी घटना, तमाम आंकड़े आप तक लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं विशाल और मैं उस्मेश नैन मोर। तो आपको बता दें कि क्या घट रहा है हरियाणा में। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 90 विधानसभा सीटें और 90 विधानसभा सीटों पर न्यूज 18 के 90 रिपोर्टर हर हलचल, हर खबर, हर अपडेट आप तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। 2 घंटे हो चुके हैं। करीब 10% मतदान पूरे हरियाणा में हुआ है अब तक। 9 बजे तक सबसे ज्यादा जींद में 13% मतदान, सबसे कम पंचकुला में महज 4% मतदान हुआ है। न्यूज 18 की अपील आपसे कि घरों से बाहर निकलें, पोलिंग बूथ तक जाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें। नवीन जिंदल ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया है, बीजेपी सांसद कुरुक्षेत्र से। लेकिन दिलचस्प है, इस परिवार की राजनीति समझिए इस चुनाव के मद्देनजर। खुद बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी की टिकट पर सांसद चुने गए इस बार लोकसभा चुनाव में। लेकिन माता श्री इनकी सावित्री जिंदल हिसार विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रही हैं। उन्होंने भी कुछ देर पहले अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपनी बेटी सीमा जिंदल के साथ वोट डालने पहुंची। हिसार में बड़ा दबदबा रहा है इस परिवार का। लेकिन जिस तरीके से जिंदल परिवार ने फिर से सियासत में वापसी की, सालों बाद बीजेपी की टिकट पर हैरानी हुई थी कि बीजेपी में जा रहे हैं नवीन जिंदल, क्योंकि कोयला स्कैम को लेकर 2014 के चुनावी रण में हमने लगातार देखा था कि एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से बनाया गया था कोल स्कैम का, जिसमें आरोपी थे नवीन जिंदल। उन्हीं नवीन जिंदल की वापसी होती है। विशाल, बीजेपी में टिकट बीजेपी दे देती है हाथों हाथ, कुछ ही घंटे के अंदर शामिल करती है, हाथ में जैसे टिकट हो पकड़ा दिया, अब चुनाव लड़े। और अब ये दिलचस्प की हिसार से कमल गुप्ता को टिकट दिया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में। बिल्कुल, तो यही है राजनीति। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो कई बार होता नहीं। आप देखिए, एक ही परिवार के 2 लोग, एक बीजेपी से तो एक निर्दलीय, इसी को कहते हैं राजनीति। अब जो निर्दलीय है उनका पाला किधर होगा जब वो चुनाव के बाद नतीजे आएंगे, जिस तरह का समीकरण बनेगा, जिस तरह की व्यवस्था बनेगी, उसमें उनका रोल बढ़ जाएगा। अगर वो जीतती है तो, अगर उनको विदेश वहां पर जिता दिया, ये एक अगर आप देखोगे कि एक इंसानी के नाते कहीं भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और कांग्रेस ही तो अपनों को नहीं बख्श रही, तो दूसरों को तो बख्शेंगे। और मैं ये कहूंगा कि ऐसी इस तरह की मानसिकता कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सभी 36 बरादरी क्या कि जितने भी हैं सभी हम भाई बहन हैं। और एक बात और बोलता हूँ कि ये जो गले में माला पहनते 108 मणियों की, मनकों की, तो ये जो जितनी जाति पाति एक माला है, और माला के रूप में अलग अलग मन के हैं। अगर माला से एक भी मन का निकलता है, एक भी मोती निकलता है, तो उस माला की कीमत खत्म हो जाती है। तो जितने भी हम 36 बरादरी हैं सभी एक हैं, और जब एकजुट रहेंगे तभी हिंदुस्तान मजबूत होगा। और कांग्रेस की तो प्रवृत्ति हमेशा ही रही है कि फूट डालो राज करो। अब आप पीछे देखिए, राहुल गांधी जी एक बात के पीछे पड़े हुए हैं कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? उन्होंने देखा कि भाई पिछले 70 साल से हम उसी चिप के अपनी राजनीति चमका रहे थे। उसके बाद 10 साल से पिछले लोग सभी लोग जात पात भूल गए, आगे बढ़े, साथ सनातन के साथ आगे बढ़े। तो सोचा कि इससे तो फिर जो हमारी जो कुर्सी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने फिर जाति पाति हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं कांग्रेस वाले। ठीक है भाई जी। दत्त को आप सुन रहे थे, जात पात की राजनीति करने का आरोप लगाया। और अपने जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें। जो रिपोर्ट मिल रही है, लोग बड़े भारी जोश में हैं और मतदान अच्छा हो रहा है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है ग्राउंड पे काम करेंगे? हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या सबसे अहम मुद्दा लग रहा है इस चुनाव में, जो जिसको कांग्रेस सक्सेसफुली मुद्दे हैं, ये विफल हरियाणा की चुनावी राजनीति इस बार इस चेहरे के इर्द गिर्द बहुत घूमी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सीएम, 2 बार मुख्यमंत्री रहे लगातार। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने जो चक्रव्यूह रचा था, क्या उसको तोड़ पाएंगे? कहने की हवा है, लगातार कहते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही, जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। यानी बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, बार बार कहा गया उनकी तरफ से। आज जनता को तय करना है कि उनका फरमान क्या होगा, क्या वाकई में बीजेपी जाएगी और कांग्रेस आएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप सुन रहे थे, उससे पहले योगेश्वर दत्त को आप सुन रहे थे। गोहाना से टिकट की मांग की थी, नाराजगी भी सामने आई थी, लेकिन आज कांग्रेस पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया।
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द देखिए मीडिया के लोगों का जमावड़ा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जैसा अभी सुदेश ने बताया हमारे साथी ने, कि लगातार ये अपने मंचों से ये कहते रहे हैं, जो चुनावी मंच थे, जो प्रचार के मंच थे, कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, ये दावा करते रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। लेकिन इनके दावे की सच्चाई की आज परख हो रही है। आज जो वहां की जनता है, हरियाणा की जनता आज इनके दावे को सच करेगी या फिर बीजेपी के दावे को सच करेगी, या फिर ये कि किंग मेकर बनने का सपना देख रहे कुछ अन्य जो राजनीतिक दल है, हम चाहे उन्हें छोटे कहें या बड़े, क्या उनका सपना पूरा करेगी, या तमाम के तमाम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी, जो आखिरी समय में उसने कांग्रेस से गठबंधन होते होते फिर गठबंधन की बात खत्म हो गई और फिर तमाम 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी, क्या उससे जनता कुछ सौंपेगी, ये बड़ा देखना अहम होगा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त आप देख रहे थे, उनको सुन रहे थे, उनका यही कहना है कि जनता ने मन बना लिया। ये भी बड़ा अच्छा जुमला है सुदेश। अक्सर जो बड़े नेता यही कहते हैं कि जनता ने मन बना लिया है, जनता जो है चुनाव लड़ रही है। देखिए वैशाल, यहां पर दो बात, 2019 में कांग्रेस जो थी अंडर कॉन्फिडेंट थी और इस बार ये कहा गया कि ओवर कॉन्फिडेंट है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को लग रहा है कि पिछली जो गलती हुई थी उसको नहीं दोहराना है। पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ा गया, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो या चुनावी घोषणा पत्र या फिर चुनावी प्रचार में हमने देखा, इस बार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की है कांग्रेस ने। और कांग्रेस को लेकर उत्साह इसलिए भी कि कई मुद्दे थे जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे थे। एंटी इनकम्बेंसी तो एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुद्दे बहुत थे। एक बड़ी खबर आपको इस बीच बता दें, रोहतक के महम में पूर्व विधायक बलराज कुंडू के साथ मारपीट और कपड़े फाड़ने के मामले में अब बयान आया है। कुंडू ने आरोप लगाया था पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी पर, आरोप था कि हमारे साथ मारपीट हुई है। कुंडू के आरोपों पर आनंद सिंह डांगी ने भी बयान जारी कर दिया है। आनंद सिंह डांगी के बेटे इस बार महम से चुनाव लड़ रहे हैं, बलराम डांगी। आरोप आनंद सिंह डांगी पर इस मारपीट का, लेकिन क्या कहा आनंद सिंह डांगी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर, वो आपको सुनवाते हैं। क्रम था पूरा। पहली बात तो ये है, वो कहता है कि आनंद सिंह डांगी ने कपड़े फाड़े। वहाँ सैकड़ों लोग वोट डालने वाले भी हैं, ड्यूटी पर भी हैं कर्मचारी। वो कोई कह दे मैंने उसको हाथ भी टच करा। मैं गया, जब मैं नॉर्मली चेकिंग के जैसे अब यहाँ आया हूँ इसी तरह गया था, अंदर देखा तो वो जो ये मशीन रखी है ना बटन दबाने वाली, वहाँ पर खड़ा है और हट नहीं रहा है। कार्यकर्ताओं ने ऑब्जेक्शन करा दी, ये इस तरह खड़ा। मैंने कहा बोला आड़ा तेरी मेरी ड्यूटी ना है भाई, ये ड्यूटी वालों का काम है, बोला इसमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये है तो फर्क है, और क्या का फर्क हो। आ जा निकल ले बाहर। निकलते बाद देख लूंगा तो मैं मकान बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, इस तरह की बातें करने लग गया। फिर धक्का मुक्की में जो बच्चों ने, मैं तो इस बीच में आ गया, मेरा कोई मतलब नहीं। और उसके बाद फिर बाहर निकल के फिर कहा बोला मैं कांड करके मानोगे राड़ा बिला अर्थी का गाड़ियाँ नहीं पाओगे, ऐसा काम कर दूंगा। इस तरह की वर्डिंग जो बोल के ये चुनाव में भी इस तरह की बातें आई क्यों आ रही हैं? चुनाव की तो मैं दिखा दूँ आपने मीडिया जो इसने रैली करी थी, क्या उसमें क्या भाषा है उनकी, नाश करने वाली चीज है। हमारा फर्ज होता है कि हम हर प्रकार से सुख शांति के साथ, अमन चैन के साथ, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम जनप्रतिनिधि हैं कि कोई भी मिसाफिर नहीं हो। ये आग लगाता फिर हारा पड़ा है, वोट है नहीं, इस बात को ले सुनिए। हम कुंडू का न्यू कर देंगे, हम कुंडू का न्यू कर देंगे। मैं न्यू को ओक दांगी कुंडू का बाल नहीं पाड़ सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं, वो कुंडू का लखा जा। कुंडू का गए, उसकी बाढ़ खड़ी है, कुंडू का गए, कुंडू का ना कोई लखा नहीं सकता। हम अगला ने बीच में तो पाड़ देंगे जो कुंडू का लखा जाएगा, इतनी हमें हिम्मत है। और मैंने बहुत खुशी तो ये जो चीजें चल रही हैं, जो घटनाक्रम जिस बूथ पे हुआ 134 नंबर बूथ पे, अभी तो वहाँ स्मूथ है सब कुछ स्मूथ है ये स्मूथ, पहले भी स्मूथ था, अब भी स्मूथ है, आगे भी स्मूथ रहेगा। इसने आकर के जो है ना अपने उसको मदीना गांव है, मेरा मदीना गांव है, 90% वोटर बलराम के हक में पड़ने लग रहे हैं, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी ऑब्जेक्शन के। समर्थन इतना जबरदस्त है। दांगी साहब, जो सुबह घटनाक्रम हुआ उस पे आप महम हल्का वासियों से क्या अपील करना चाहिए? मेरी अपील ये है कि आप इलेक्शन लड़ने लगे, ये एक भाईचारे का काम होता है। ये खेल है, खेल की भावना से हमने खेलना चाहिए। इसमें कोई हारेगा कोई जीतेगा, उसके बाद हमारा भाईचारा और आपस के हम जो भी है समाज है वो उसके हिसाब से रहेंगे। इसलिए मेरी अपील ये है कि इस मामले में कोई भी दूसरी तरह की भावना ना करके
शांति से सारा सब कुछ अपना इलेक्शन लड़े। शुक्रिया सर। तो आनंद सिंह दांगी का कहना है कि सुबह बलराज कुंडू वहाँ आए जरूर थे और कुछ समर्थकों के साथ बातें हुई थी। वो बात इसलिए हुई थी क्योंकि इनका जो कहना है कि वो जहाँ पर मतदान होता है उस मशीन के पास खड़े थे। आरोप बलराज कुंडू ने भी लगाया है। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो बूथ नंबर 134 पर शांति है और जो मतदान है वो भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18, महम। महम आज से नहीं बल्कि दशकों पहले से ही हाइपर सेंसिटिव इलाका रहा है चुनाव के नजरिए से। और आज भी जिस तरीके से वहां पर मदीना गांव के बूथ नंबर 134 पर घटना घटी, बलराज कुंडू ने आरोप लगाया कि आनंद सिंह दांगी ने, उनके समर्थकों ने मारपीट की उनके साथ, उनके पीए के साथ। उसी पर यह जवाब दिया जा रहा था आनंद सिंह दांगी की तरफ से, जो इस बार खुद चुनाव मैदान में नहीं है लेकिन बेटे बलराम चुनाव मैदान में है। और मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, महेंद्रगढ़ से सुशील जुड़े हैं, करनाल से हिमांशु नारंग। हिमांशु, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। दो सीएम दिए करनाल ने, आज स्थिति वहां पर, तस्वीर वहां पर कैसी है, कैसे पोलिंग हो रही है? और जो चुनावी समीकरण है वो तो आप साथ साथ समझाते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है और इस वक्त हम प्रेमनगर इलाके में खड़े हैं। वो बूथ दिखाना चाहूंगा जहां पर मनोहर लाल ने चुनाव डाला था, वोट डाला था। और ये वो बूथ है जहां पर तमाम वॉलेंटियर्स इंतजार कर रहे हैं और तमाम लोग अपना वोट डालकर आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेमनगर का इलाका है, करनाल विधानसभा में यहां से सरकार चुनी जाती है। वोट डाल आए हैं, एक बार वोट दिखा दीजिए दोनों। आप देख सकते हैं इस परिवार ने तो अपना काम कर दिया है। किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? सरकार अच्छी आए आने वाले टाइम में। जी, लोगों से भी अपील कर दें घर ना बैठे, वोट डालने आए। सभी से अपील करते हैं कि घर पे ना रहे, वोट डालने के लिए जरूर आए। माता जी राम राम, वोट डाल आए हैं आप, एक बार वोट दिखा दीजिए अपना। आप देख सकते हैं तमाम बुजुर्ग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, पब्लिक घर ना बैठे। किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? अच्छी सरकार बने और अच्छी सरकार बने। कैसे काम चाहते हैं सरकार से, विधायक से अपने? रोजगार मिले। एक बार आप बुजुर्ग हैं, आपकी बात सारे मानेंगे, आप भी अपील कर दीजिए, वोट डालने आए, वोट डालने के लिए आए। एक बार अपील कर, वोट डालने के लिए आए, वोट डालने के लिए आए। आप भी डाल आए हैं वोट, एक बार दिखा दीजिए, वोट दिखा दीजिए अपना। आप देख सकते हैं तमाम लोग अपना वोट डाल कर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? जिसको अच्छा लगे उसी को डालना चाहिए। कल लोग सब समझदार हैं, इसलिए अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अच्छी गवर्नमेंट लाने के लिए अपने दिमाग से चले, ना कि किसी के दबाव में नहीं आना, अपने विवेक से वोट डालना है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं प्रेमनगर के इलाके की, तमाम लोग वोट डालकर आते हुए नजर आ रहे हैं। मनोहर लाल ने सुबह वोट डाला, 7 बजे आ गए थे। उसके बाद सुमिता सिंह जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, उन्होंने वोट डाला। वोट डाला है भैया, दिखा दीजिए एक बार, वोट दिखा दीजिए। देख सकते हैं युवा हैं, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला? पार्टी का जिक्र मत कीजिएगा। एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए। और स्ट्रीट्स में आजकल मैं देखता हूँ कि लाइट वगैरह नहीं है कहीं कहीं जगह। जैसे हम सेक्टर की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पे ग्रीन बेल्ट में बिल्कुल, अगर रात को मान लो कोई इमरजेंसी हो जाए ना किसी, तो कोई भी लाइट। व्यवस्था के नाम पर वोट डाला। अंकल जी आप भी दिखा दीजिए वोट, लोगों से भी अपील कर दीजिए वोट डालें। वोट डालें, मतदान का पूरा चाहिए और अच्छी सरकार, अच्छी सरकार बनाए। आप देख सकते हैं माता जी दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं और वोट डालने के लिए आए हैं। वोट डालने के लिए आए हो तुसी? हाँ जी। लोगों नाल अपील कर दो एक कारी कि वोट डालन जरूर आवे। वोट डालना, आप सारे लोग वोट डालने जरूर आवे। तो आप देख सकते हैं माता जी, ये तमाम वॉलंटियर्स को सैल्यूट है कि ये अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक भी अपना काम करे, पब्लिक भी वोट डालने के लिए आए। प्रेमनगर के इलाके से तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे सुबह की बात करें, लाइनें ज्यादा थी, लंबी कतार थी। अब धीरे धीरे वोटिंग जो परसेंटेज है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं वोट डालकर आ रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। वोट डाला है भैया, वोट दिखा दीजिए अपना एक बार। तो आप देख सकते हैं क्या किन किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला। कमल के पुल से। अच्छा, मुद्दे तो क्या ये फर्स्ट टाइम वोटर हैं?
फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? फर्स्ट टाइम आप भी वोट दिखा दीजिए, मुद्दे बताइएगा, पार्टी का जिक्र मत कीजिएगा। क्या चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं, शिक्षा विकास चाहिए, विकास चाहिए। चलिए, विकास के नाम पर मोहर लगाकर आए हैं। हिमांशु, लौटेंगे आपके पास, महेंद्रगढ़ चलते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, तस्वीरें भी दिखाते रहिए। और इस बार सिर्फ और सिर्फ महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहां पर भी बहुत बड़ा चकमा दिया गया। बड़े नेता जो सत्ता में वापसी करा गए, सत्ता ले आए थे बीजेपी के पास, रामविलास शर्मा, उन्हीं का टिकट काट दिया, नॉमिनेशन तक कर चुके थे। क्या चुनावी समीकरण इस बार यहां पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये महेंद्रगढ़ की जो इस बार की सीट है वो काफी चर्चा में है, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, उनकी टिकट काट दी गई थी। उसको लेकर के इस सीट के ऊपर काफी चर्चा बनी हुई थी। हम महेंद्रगढ़ के बूथ नंबर 131 के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ सुबह तो काफी कतारें लगी हुई थी, लोग जो है काफी कतार के अंदर लग के वोट कर रहे थे, लेकिन अब मतदान कुछ थमा है, कुछ धीमी गति का मतदान इस समय चल रहा है। अभी देखने वाली बात होगी कि आज का मतदान प्रतिशत किस तरीके से जाएगा। ये 131 नंबर बूथ है, यहां से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं महेंद्रगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कंवर सिंह यादव जी, उन्होंने अपने पैतृक गांव खातोद के अंदर मतदान किया। तो वही मतदान करने के उपरांत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कंवर सिंह यादव प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके गांव राठीवास में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा से अपना आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी उनको जीत का आशीर्वाद दिया। साथ में दर्शकों को दिखाएंगे। ये मैं अभी बात करने वाली थी टीम से कि ऐसी खबर है कि नवीन जिंदल घोड़े पर सवार होकर वोटिंग के लिए आए हैं, और वो तस्वीर तभी आपको नजर भी आ गई होगी, घोड़े पर सवार होकर वोटिंग के लिए आए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये दिलचस्प है। बहुत अनोखे रंग देखने को मिलते हैं। शौकीन है बहुत नवीन जिंदल घुड़सवारी के, बकायदा रखते हैं, बढ़िया नस्ल के घोड़े रखते हैं अपने फार्म हाउस पर, और बहुत बड़े उद्योगपति तो है ही। मीडिया से रूबरू हो रहे, लेकिन तस्वीरें बहुत खूबसूरत है वैशाली की, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। बिल्कुल, ये एक रोमांच है, रोमांचक तस्वीर है। और घोड़ों के साथ न सिर्फ ये कि घोड़े पर खुद सवार है, बल्कि उनको एहसास भी हो रहा है कि हम घोड़े पर हैं। और ये देखिए, जो चेहरे पर उनकी खुशी है वो साफ तौर से जाहिर है, विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। यानी घोड़े पर सवार होकर जाहिर है कि आकर्षण का केंद्र बन गए होंगे। खुद भी उम्मीदवार है, वोट भी डालना है, और ये कि लोगों को एहसास दिलाना है। माता जी इनकी उम्मीदवार हैं, इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी हैं हिसार सीट से, लेकिन खुद बीजेपी के सांसद हैं कुरुक्षेत्र से। देखिए, मैसेज तो ये मैं देना चाहता हूँ कि मैं अगर भैया मीडिया भी कोलाहल में है। अद्भुतम के लिए भी नजारा, सोचा नहीं होगा कि नवीन जिंदल इस तरीके से वोट डालने आएंगे। वैसा मुस्कुराहट देखिए, मुस्कुराहट देखिए, क्या ये मुस्कुराहट उनकी माता की चुनावी जीत के को लेकर है कि उनको उम्मीद है कि यहाँ पर जिंदल परिवार का कब्जा फिर से होगा। फिलहाल तो तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। नवीन जिंदल जो खुद बिल्कुल, अब देखिए, मुझे लग रहा है कि फ्रेम बनाने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, इसलिए वो घोड़े से नीचे उतर गए ताकि वो आराम से फिर मीडिया के लोगों से बातचीत कर सके। लेकिन अभी लगता है कि संपर्क टूट गया। हमारी कोशिश करेंगे फिर से दिखाने की। तो ये राजनीति का अलग अलग रंग है, घोड़े पर सवार होकर पहुंचाओ। ये देखिए, दुष्यंत चौटाला। सुशील बिल्कुल आगे अपनी बात बढ़ाएं सुशील, क्योंकि महेंद्रगढ़ सीट बहुत दिलचस्प है। रामविलास शर्मा का जब जिक्र होता है तो ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी को मजबूती के साथ सत्ता में लाने वाले वही एक कद्दावर नेता, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, लेकिन इस बार ऐसी अनदेखी। जी, ये देखिए, बहुत बड़ी बात है। जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा, तो उन्होंने अपनी अध्यक्षता के अंदर 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी और सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार जब जैसे उनका टिकट काटा गया, टिकट काटने के बाद जो यहाँ महेंद्रगढ़ की राजनीति है, इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। और अब देखने वाली बात यह है कि क्या
महेंद्रगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाती है या नहीं, क्योंकि ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी की छावनी कहा जाता है महेंद्रगढ़ को। लेकिन जब से रामविलास शर्मा का टिकट कटा है उसके बाद यहाँ कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो इस बार हम देखते हैं तो जब हम ग्राउंड के अंदर देखते हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था उसके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके इस बात को लेकर थोड़ी सी मायूसी थी। लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के वो इस बार काफी एक्टिव नजर आए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो पुराने कार्यकर्ताओं के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिला पाती है, या यहाँ से जो अभी हालिया विधायक थे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं रावदान सिंह, क्या वो किस तरीके से अपनी जीत को दर्ज करा पाएंगे, या यहाँ से एक तीसरे प्रत्याशी के रूप में मतदाताओं में कैसा उत्साह है? पूर्व एसडीएम सुशील, मतदाताओं का रुझान बताइए पहले तो, मतदाता क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या उनमें उत्साह नजर आ रहा है? मतदाताओं के अंदर सुबह बड़ी जागरूकता देखने को मिली थी। सुबह सुबह हर बूथ के ऊपर कतारों के अंदर लोग दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे पारा चढ़ रहा है तो मतदाता जो है वो है कम संख्या के अंदर नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समय दोपहर के बाद कितना मतदान हो पाता है और मतदान प्रतिशत कितना होता है, जिससे यहाँ की महेंद्रगढ़ की जनता किसके सर के ऊपर ये जीत का ताज, जीत का चेहरा सजा पाती है। और वहीं मैं बात करूं महेंद्रगढ़ जिले की, महेंद्रगढ़ जिले के इंतजार करना होगा सुशील 8 अक्टूबर का, और लगातार हम आपको बता रहे हैं